कॉस्ट क्या है? ओके सर, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने पे हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है। हमें उस प्रोडक्ट को बनाने पे खर्चा करना पड़ता है, कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, और उस एक्सपेंडिचर को ही हम क्या बोल देते हैं? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बोल देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? कॉस्ट। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब क्या मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कॉस्ट पे ही सेल कर दूंगा? क्यों? क्या दिक्कत है कॉस्ट पे बेचने पे? अच्छा, प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी प्राइस। बेसिक आइडिया यही होता है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। लेकिन जब हम इधर पढ़ते हैं कॉस्ट को तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देखने को मिलती हैं कॉस्ट। ओके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन वेरियस एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज का अलग अलग सच है। रॉ मटेरियल खरीदते हो, पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस टू द लेबर, जो भी वेजेस दी जाती है या सैलरीज दी जाती है लेबर को, और परचेज और लीजिंग मशीन एंड बिल्डिंग। तो ये सब अलग अलग तरीके के क्या हैं आपके खर्चे। स्टक हो रहा है क्या? मेरी रिक्वेस्ट। तो ये सारे खर्चे मिला के आपकी क्या बनते हैं? कॉस्ट बनते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट डिसाइड करें। इसके अंदर और कुछ नहीं, तो बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है लास्ट पे। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशनल, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूट टू अ स्पेसिफिक थिंग और कैटेगरी। तो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का, किसी पर्टिकुलर थिंग की अलग अलग कॉस्ट होती है। समझ रहे हो? जैसे ये है, अगर आप इसको देखते हो तो ये क्या है? दिस इज योर एवरेज टोटल कॉस्ट एंड दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। जिस पॉइंट पे कटते हैं वहां पर जो स्लॉप होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, जहां पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट की क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। सो कॉस्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, या ये मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जो कॉस्ट है वो सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ना होके सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि बिजनेस एनालिसिस में या डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है। क्योंकि उस कॉस्ट को बेस बना के ही आप बाकी सारी चीजों को डिसाइड करने वाले। उस कॉस्ट को देख के ही आप बाकी सारी चीजों को क्या करने वाले हो? डिसाइड करने वाले। जब हम कॉस्ट को स्टडी करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो हमें क्या क्या पता चल जाता है? आइडेंटिफाइंग द वीक पॉइंट्स इन द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कहीं पे ज्यादा खर्चा हो रहा है तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर खर्चा ज्यादा हो रहा है। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। फाइंडिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फाइंडिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा लेवल है जो प्रोडक्शन
एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस और डिटरमाइन द प्राइस मार्जिन फॉर सेलिंग द गुड प्रोडक्ट। मतलब ये जो प्राइस मार्जिन या आप बोल सकते हो जो कि आप प्रॉफिट का हिस्सा रखना चाहते हो, ये भी आपको सब कौन बताएगा? ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट टू नो फ्रॉम ओनली कॉस्ट। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को कॉस्ट से मिलेगी। You will get to know all these things from the concept of cost, from cost. कहाँ से? Cost. अब अलग अलग तरीके की कॉस्ट होती है। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन कॉस्ट। जैसे हमने पढ़ा है, एक फर्म के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये आप लोगों को बताती है नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन कॉस्ट, कि मेरे पास अगर इतने पैसे हैं और मैं दो चीजों पे लगा सकता हूं, तो जो मैंने खरीद लिया और जो मैंने नहीं खरीदा उसका जो गैप है वो मेरी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बताया था। जो छोड़ देते हैं, जिसको सेक्रीफाइस कर दिया, जिसको सेक्रीफाइस कर दिया, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? मतलब आपने एक पर्टिकुलर चीज पे 100 रुपए खर्चे और एक 70 रुपए वाली चीज है वो छोड़ दी क्योंकि आपके पास 100 रुपए ही थे, तो वहां पर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30 रुपए। तो जो ले लिया और जो छोड़ दिया, जो ले लिया और जो छोड़ दिया, उन दोनों का जो गैप होता है वही क्या होता है? दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? हाँ, मतलब आप अपने अल्टरनेटिव्स को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो उसके बेसिस। देन आता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो देखो दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। पहले चार्ट ही बताता हूँ आगे। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो आपकी अंदर की कॉस्ट है, जो ऐसी कॉस्ट है जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हो, इंटरनल कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट वो होती है जो आपके बिजनेस से बाहर की तरफ जाती है। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज नॉट द कैश आउटले, मतलब इसमें आपका कोई पैसा नहीं जा रहा, आपका कोई पैसा नहीं जा रहा, दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट द कॉस्ट विच इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ द कैश, जहां पर पैसा जा रहा है बाहर, मतलब आउट ऑफ पॉकेट बोल देते हैं, इसको इम्प्यूटेड बोल देते हैं। इम्प्यूटेड है तो मतलब इंटरनल होता है, ये इम्प्लाइड होती है। ठीक है, जैसे आपने खुद के लिए जो सामान परचेज किया हुआ है, अपने खुद के सोर्सेज को आप यूज कर रहे हो, तो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। अगर आपने बाहर से किसी चीज को परचेज किया है तो वो क्या हो जाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। तो ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट होती है, दिस इज योर एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब पता ही होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही दिखाते हो, जो कि अकाउंटिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी, बाहर की दुनिया के साथ आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, इस वजह से आप उसको शो करते हो। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट को आप नहीं दिखाते हो, वो आपकी बाहर की दुनिया की कॉस्ट नहीं है। एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसका आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, इस वजह से ये आपकी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट है। दिस इज योर सब्जेक्टिव कॉस्ट, क्योंकि आप खुद से इसको कॉस्ट असाइन करते हो। इम्प्लिसिट कॉस्ट से आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट से हम अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों निकाल सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट एक मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, इस पे स्टार लगा लो, ये आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपने दिमाग में रखना है कि जो एक्सप्लिसिट है, क्योंकि वो एक्सप्लिसिट है तो उसमें इम्प्लिसिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इम्प्लिसिट है इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए, और एक्सप्लिसिट है क्योंकि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस की बात हो रही है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों निकल आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है ना, देखो आपने सैलरीज दी, आपकी जेब से पैसा गया बाहर, बिल्कुल गया। रेंट दिया, आपकी जेब से पैसा गया, बिल्कुल गया। आपने एडवर्टाइजिंग पे पैसा लगाया, पैसा गया, बिल्कुल गया। और वेजेस दी है तो पैसा गया, बिल्कुल गया। तो बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, दैट इज योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन ओनर की अपनी सैलरी, क्या पैसा बाहर गया? नहीं। ओनर की सैलरी पे इंटरेस्ट, नो, कोई पैसा नहीं गया। सॉरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट, कोई पैसा नहीं गया। ओनर अपनी बिल्डिंग पे रेंट ले रहा है, कोई पैसा नहीं गया। तो ये रियलिटी में आप इंकर ही नहीं कर रहे। इस वजह से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में यही बेसिक डिफरेंस है
कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी शो ही नहीं करते। सो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट, इंक्लूडेड दोज पेमेंट्स दैट एम्प्लॉयर मेक्स टू परचेज और ओन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो बाहर से खरीदने के लिए यूज किया जाता है ना, जिसको बाहर से खरीदने के लिए यूज किया जाता है। और ये वो वाली कॉस्ट है जिसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो ही नहीं करते, क्योंकि ये आपकी सेल्फ ओन्ड चीजें हैं। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आप लोगों की इम्प्लिसिट कॉस्ट का रीजन। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर एडेड टू द एक्सप्लिसिट टू एस्टैब्लिश द ट्रू एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो फिर हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अदरवाइज बुक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही दिखाते हैं। ठीक है, ये चार्ट में सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर की हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। इधर एग्जाम्पल से देख लो ना, क्यों इतना लोड ले रहे हो, सीधा एग्जाम्पल पे आओ, सीधा एग्जाम्पल पे आओ, सब क्लियर हो जाएगा अपने आप। देन आता अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ इनकम। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होगा, नाम से पता चलता है। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म और एक्वायरिंग द इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन, दीज आर द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी है, आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब वो जो आप अपनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट अलॉन्ग विद सर्टेन इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो इसमें 90% जो कॉस्ट आती है वो एक्सप्लिसिट आती है, और 5 से 10% है वो किसका पार्ट ऐड हो जाता है, इम्प्लिसिट का पार्ट ऐड होता है। आप अपनी बुक्स में कौन सी एंट्री दिखाते हो, एक्सप्लिसिट की या इम्प्लिसिट की, एक्सप्लिसिट की। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होगा, वही ट्रांजैक्शंस जो एक्सप्लिसिट की हैं वही आपकी क्या बन जाएंगी, अकाउंटिंग कॉस्ट बन जाएगी। बस फर्क ये होता है कि कई बार अकाउंटिंग कॉस्ट को कंसीडर करने के लिए हम कुछ एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पोर्शन भी ऐड कर लेते हैं। देन आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। The concept is similar to opportunity cost, और ये opportunity cost या implicit cost हो गया। Only difference that economic cost include the accounting cost as well as the opportunity cost incurred to carry on the action over the foregone action. Economic cost है वो भी आप लोगों की implicit cost की तरह ही होती है, बस थोड़ा सा फर्क है क्या कि इसमें आप accounting cost को भी क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो economic cost क्या हो जाएगी, total cost हो जाएगी। economic cost क्या हो जाएगी, आपकी total cost। वैसे इतना डिटेल में नहीं आता, पेपर में आपको मैं बताता हूँ सवाल कहाँ से आएगा। पेपर को सवाल आएगा यहाँ से, ये वाले पर्टिकुलर पैराग्राफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या फिर इस वाले डिफरेंस। इन दो चीजों से आपको पेपर में सवाल पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा। बिजनेस कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जितनी भी आप लोगों को बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे कर रहे हो, बिजनेस को चलाने के लिए जो आप खर्चे कर रहे हो, चाहे वो इनकम टैक्स की रिटर्न हो या डेप्रिसिएशन हो, जितने भी आपके बिजनेस के खर्चे हैं, बिजनेस को चलाए रखने के लिए, ठीक है, कि आपका बिजनेस है वो चलता रहे, जो बिजनेस है वो आपका चलता है, उसके लिए जो आप खर्चा कर रहे हो। फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आपको पता होगा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो आप प्रोडक्शन करो या ना करो वो आपको बियर करनी ही पड़ेगी। जैसे रेंट है, आपने कमरा ले लिया, आप उसमें रहो या ना रहो, 1 महीने के बाद उसका जो रेंट है वो आपको देना ही पड़ेगा, तो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। समझ रहे हो ना, फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट ऑफ द लैंड, टैक्सेस एक्सेट्रा, फिक्स्ड कॉस्ट दैट रिमेन अनचेंज्ड इवन दो द आउटपुट चेंज। तो आप आउटपुट को चेंज करो या ना करो, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना ही है, उतनी ही रहेगी। फुल कॉस्ट का मतलब है बिजनेस कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, फुल कॉस्ट के अंदर एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट। बाकी वही जो आपकी बिजनेस कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना आप खर्चा कर रहे हो उस पे आप कुछ ROI एक्सपेक्ट करते हो, 5%, 10%, तो वो 5 से 10% का पोर्शन आप क्या कर देते हो, अपनी टोटल कॉस्ट में और ऐड कर देते हो कि इतना प्रॉफिट है वो हम लेने वाले हैं, तो उस प्रॉफिट को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो नॉर्मल प्रॉफिट कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये क्या होती है, ये आप लोगों की सिर्फ एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है कि आपको कितना रिटर्न है मिलने वाला है। वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों को पता है, वेरिएबल वो कॉस्ट होती है जो आप लोगों की किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। अगर प्रोडक्शन नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, तो कोई वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगा। जैसे 100 यूनिट्स बनानी है तो 100 यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, और अगर 200 बनानी है तो 200 के हिसाब से बनेगी।
तो फर्म की टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फर्म की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वी विल गेटिंग द फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। कई बार क्या होता है कि फर्म में या जो भी आप खर्चे कर रहे हो तो उसके अंदर आप लोगों को कुछ एडिशनल, इंक्रीमेंटल समझ रहे हो ना, एडिशनल, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गया या कुछ भी ऐसा XYZ रीजन की वजह से आप लोगों को अब अपने बजट को क्या करना पड़ रहा है? इंक्रीज करना पड़ रहा है। नाउ यू नीड टू इंक्रीज योर बजट, तो वो एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाएगा। बिजनेस एक्टिविटी का लेवल चेंज हो गया तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रियल कॉस्ट है जो एक्चुअल एक्सपेंसेस आपने किए, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वही आपकी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का टोटल। सोशल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? Suppose a new airport is built in your city, then the cost of constructing, salary of wages, maintenance expenses will be considered as private cost, while loss of landscape, noise and air pollution will be considered as external cost. In the case social cost will calculate by adding both private and external cost. तो अब इसमें social cost का मतलब क्या हो रहा है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हो रही है, ध्यान से सुनो, जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उस पे जितना भी इंटरनल या प्राइवेट कॉस्ट और जितनी भी एक्सटर्नल कॉस्ट होती है उसको ऐड करते हैं तो वो आपकी टोटल क्या हो जाती है? सोशल कॉस्ट हो जाती है। जैसे बताया ना, एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्ट बनाने का मतलब क्या हुआ कि आपने बहुत सारा खर्चा किया, दैट इज द एक्सटर्नल कॉस्ट, जो खर्चा किया आपने, सॉरी, दैट इज योर प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन उससे जितना नुकसान हुआ, रिस्क कितना है एक्सीडेंट का, कितना वहां पे लॉस हो सकता है, उसको ऐड करेंगे, दैट विल बी एक्सटर्नल कॉस्ट। तो दोनों को कॉस्ट को ऐड करके आपकी प्राइवेट कॉस्ट को, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ये किसके बराबर बन जाएगी? सोशल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है बेटा एडिशनल कॉस्ट, और रियल कॉस्ट का मतलब जो एक्चुअली खर्चा आप कर रहे हो, मतलब ये रियल कॉस्ट होगी, बिजनेस कॉस्ट है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं। डायरेक्ट कॉस्ट समझ रहे हो ना? डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट रॉ मटेरियल, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो कॉस्ट है जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आपने एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया, आपने कोई मशीन खरीदी, तो दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, जिसके सोर्स का पता है, जिसके सोर्स का पता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने वो खर्चा कहाँ पे किया, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन इंक्रीमेंट कॉस्ट है उसका अलग कंसेप्ट, वो क्या है वो भी बता। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? किसी प्रोडक्ट को रिप्लेस करना। तो आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदा, फिर उसको रिप्लेस किया, उसको रिप्लेस करने के बाद आपको कितना खर्चा करना पड़ा, दैट विल बी योर रिप्लेसमेंट। उस असेट को रिप्लेस करने के बाद आपको कितना खर्चा करना पड़ा है, दैट इज व्हाट वी कॉल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जैसे ये एग्जांपल है, आपने सपोज करो एक नई मशीनरी खरीदी, कितने की? 1 करोड़, एंड सेल एन ओल्ड मशीनरी सिमिलर टू इट एज 25 लाख, और उसको जिसके लिए उसको खरीदा, मतलब जिस मशीन को रिप्लेस करने के लिए उसको खरीदा है, वो मशीन आपने 25 लाख की बेच दी, तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 75 लाख है। तो वो आपकी क्या होगी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि 25 लाख रुपए में तो ये निकल गई, ये 1 करोड़ रुपए आप लोगों का खर्चा था, तो 1 करोड़ में से 25 लाख जो आपकी उस मशीन से आपको मिल गया, वो जो बाकी बच गया 75 लाख, दैट विल बी योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि 25 तो आपके पास वापस आ गया, 25 तो आपको मिल गया, तो 25 का कोई लेना देना नहीं। तो ये वाले चार्ट पढ़ लेना, ठीक है? अब मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बीकॉम में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ रहे हो, तो आपके लिए चार्ट सारे मैंने ऐड कर दिए हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस इन यूनिट, और ये पर यूनिट सेम रहती है, लेकिन टोटल में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्लियर? उसके बाद था प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ये सेम वही होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, और पीरियड कॉस्ट को क्या बोल देते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बोल देते हैं, इवन के टाइम कॉस्ट भी बोल देते हैं, प्राइम कॉस्ट। अब ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी इसका समझ लो। डायरेक्ट का मतलब होता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपने डायरेक्ट लगाया, और इनडायरेक्ट का मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, दैट मींस कि जैसे आपने एक मशीन खरीदी, मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, तो दैट इज योर डायरेक्ट कॉस्ट। अब उस मशीन को जब चलाओगे, उसकी जो रिपेयर है, समझ रहे हो ना, जो उसकी रिपेयर है या जो भी उसमें ऑयल डालोगे, वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी योर इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट विल बी योर इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको आप किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
मशीन खरीदा उसको तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन अब ऑयल का क्या कोई अकाउंट बनाओगे बताओ? बैलेंस शीट के अंदर क्या ऑयल का अकाउंट बनाओगे? नहीं ना। सो दैट मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, ट्रेस ही नहीं कर पाते हो कि यहाँ पर कैसे कैसे खर्चा हो गया। ये बहुत छोटी छोटी खर्चे होते हैं, छोटे छोटे खर्चे हैं वो आपके होते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वो सब चीजें आ जाती हैं जितने भी आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस बोल देते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को, और प्राइम कॉस्ट बोल दिया जाता है किसको? जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। ये ट्रेसेबल होती है क्योंकि आपने खुद तो लगाया। तो